नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील और पूर्व शिक्षा मंत्री पीके शाही ने बताया है कि संविधान में इस बात का जिक्र नहीं होता है कि कौन किस तरह से बात करेगा। इसके इतर कुछ परंपराएं होती हैं, साथ ही हाई ऑफिस की कुछ गरिमा होती है। गरिमा के अनुरूप उनके साथ व्यवहार किया जाता है और विधानसभा के सभी सदस्यों को इसका पालन करना होता है। विधानसभा अध्यक्ष के कुछ विशेषाधिकारी होते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए सीएम को भी रखना चाहिए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि अपने स्पीकर रहने के अनुभव से कह रहा हूं कि आज सदन में जो भी बातें हुई हैं उसमें कुछ भी अचरत या फिर अप्रत्याशित नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि सीएम को नियमों और संवैधानिक परंपरा का हवाला देकर चीजों को बताया है। स्पीकर ने अपने क्षेत्र की कुछ बातें भी कही इस दौरान, जहां सीएम ने कहा कि सारी चीजों की अपनी स्तर पर समीक्षा करेंगे। विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार राजद के विधान परिषद सुबोध राय को जमकर फटकार लगाते नजर आए। दरअसल उस वक्त मैं सदन में एमएलसी मोहम्मद फारूक के सवाल पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जवाब दे रहे थे कि तभी आरएलडी एमएलसी सुबोध राय ने टोकर टाकी शुरू कर दी। उन्होंने सुबोध राय को नियम के मुताबिक सवाल पूछने को कहा। राय नहीं माने और बोलते रहे। फिर नीतीश कुमार ने सुबोध राय को उनकी क्लास लगा दी। दरअसल सदन में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद सीएम भड़क उठे और उसी दौरान उन्होंने कहा कि हम अब तक चुप थे, तो तेजस्वी हमारे बेटे के समान है और इनके पिताजी हमारी उम्र के हैं। तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया था? आप चार्जशीट हो, तुम क्या करते हो, हम सब जानते हैं। तो वहीं 14 मार्च का दिन बिहार विधानसभा में याद रखा जाएगा, जैसे कि 17 मार्च 2021 और 23 मार्च 2021 याद रखा जाएगा। दरअसल 17 मार्च के दिन नीतीश सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से कह दिया था कि ज्यादा व्याकुल मत होइए। 23 मार्च 2021 को तो विधायकों को जूतों से पीटा गया, चीरहरण किया गया और उठा उठा कर बाहर फेंका गया था। और 14 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष को ऐसा फटकारा कि सभी हतप्रभ रह गए। दरअसल राजद के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार मणि ने यह कहा है कि विधानसभा में जो सोमवार को नीतीश कुमार ने किया है वो बेहद दुखद है। संस्थाओं की मर्यादा उसके ही लोग जब नहीं मानते हैं तो इसी को जंगल राज कहते हैं। मणि ने आगे ये कहा कि मैं अगर विधानसभा अध्यक्ष होता तो नीतीश कुमार को उनकी सीमा रेखा में रखता। उन्होंने नीतीश कुमार से 4 सवाल पूछे, जिसमें पहला ये कि अगर विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा के लोग आपको परेशान ही कर रहे हैं तो किस लोभ से साथ बने हुए हैं। दूसरा सवाल ये उठा कि ये कौन सी मर्यादा है कि आप 16 साल से अपर हाउस के सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो वहीं तीसरा सवाल ये उठा कि विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं होता, इसके सदस्य को जनता सीधे नहीं चुनती। तो वहीं तीसरी बात ये कही गई वहां पर कि जिस दिन विधायकों को जूते से पीटा जा रहा था और महिला विधायक का चीरहरण किया जा रहा था, तब संविधान का उल्लंघन आपको या विधानसभा अध्यक्ष को क्यों नहीं दिखा। चौथा सवाल यह किया गया कि आपकी पार्टी को जनता ने तीसरे नंबर की पार्टी बनाया, फिर किस नैतिकता और किस आत्मबल के साथ आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये कौन सा मर्यादा है या किस संविधान में लिखा है। कांग्रेस ने भी सोमवार को विधानसभा में घटी इस घटना पर आश्चर्य जताया है। पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि बिहार में जदयू और भाजपा मिलकर लोकतांत्रिक मूल्य का शरण करने में लगी है। वहीं भारत सरकार ने 16 मार्च से 12 वर्ष तक के बच्चों के वैक्सीनेशन को हरी झंडी दिखा दी है। अब केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही बिहार में वैक्सीनेशन का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है और इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग स्कूलों में वैक्सीनेशन के लिए पूरी तैयारी में जुटा है। दरअसल सरकार 12 वर्ष तक के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अब स्कूलों में पहले से ही डेटा तैयार कर चुकी है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारियों के साथ वैक्सीनेशन में जुटे लोगों को पहले ही प्रशिक्षित कर दिया है और अब वैक्सीनेशन की तैयारियां अंतिम चरण में है। स्कूलों को टारगेट कर टीकाकरण की तैयारी की जा रही है और 12 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों को कोर्बोवैक्स वैक्सीन दी जाएगी। इसे हैदराबाद की एक कंपनी बायोलॉजिकल ई ने तैयार किया है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि स्कूलों से कोऑर्डिनेशन कर वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है।
और अब बात करेंगे बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स की, जिसे अब बिहार में भी टैक्स फ्री करने की मांग तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने सोमवार को विधानसभा में यह मुद्दा उठाया और कहा कि इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को दिखाया गया है, जिन्हें कश्मीर में उग्रवाद के कारण सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि यह कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को दिखाने वाली एक महत्वपूर्ण फिल्म है और कश्मीर में आतंकवाद के कारण सबसे ज्यादा सहना पड़ा। इस राज्य ने इसे टैक्स फ्री छूट दी है और अब बिहार सरकार भी इसे छूट को लागू करेगी। ये फिल्म कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या, उनके पलायन पर आधारित है। साथ ही निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म को बनाया है और इसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में टैक्स फ्री किया जा चुका है। इसके अलावा अब झारखंड में भी इसे टैक्स फ्री करने की मांग हो रही है, जबकि फिल्म पटना से सिनेमा की अगर बात की जाए तो पटना के सिनेपोलिस, कृष्णा टॉकीज और एलिफिस्टन, सुशील प्लाजा समेत तमाम सिनेमा घरों में हाउसफुल चल रही है। संडे को 6 शो में एडवांस बुकिंग चल रही है, जबकि बुधवार तक की बुकिंग शुरू हो गई है। होली की छुट्टियों तक बिहार में फिल्म की अच्छी कमाई की उम्मीद भी जताई गई। अब भारतीय आलू अनुसंधान परिषद ने अब पटना में आलू की खेती का एक नया मॉडल तैयार किया है। इस नए मॉडल को जीरो टॉलरेंस कहा जा रहा है और आपको बता दें कि जीरो टिलेज इस मॉडल का नाम दिया गया है। इससे किसानों को कई तरह के फायदे मिल सकेंगे, कम लागत में अधिक पैदावार होगी और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शंभू कुमार बताते हैं कि इस मेथड में आलू के कंदों को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हुए खेत में बिछा दें। इसके ऊपर गोबर का खाद, थोड़ा सा एनपीके मिलाकर छिड़काव करें और इस पर कम से कम 6 से 8 इंच मोटी पुआल बिछा दी जाए। पुआल के ऊपर पानी का फुहारा डाल दें ताकि नमी बनी रहे और इससे आलू नीचे मिट्टी में नहीं जाकर के धरती की सतह पर ही पैदा हो सकेगा। ये मेथड इको फ्रेंडली होगा और इसमें जहरीले कीटनाशक नहीं के बराबर होंगे। डॉक्टर शंभू के अनुसार इससे 10 स्क्वायर मीटर में लगभग 50 किलो आलू का उत्पादन हो सकता है। इससे पराली की समस्या भी नहीं होगी और पटना के कुरकुरी, अथमगोला के अलावा सिवान और हाजीपुर और बेगूसराय में किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं वैज्ञानिकों का यह मानना है कि किसान इससे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, जबकि इसमें खेत का भी सही इस्तेमाल होगा और फसल भी अच्छी हो सकेगी। आपको बताते चलें कि परंपरागत खेती में अधिक जुताई, अधिक मेहनत के साथ साथ अधिक राशि खर्च करने के बाद भी किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मुनाफा नहीं मिलता। इसी को देखते हुए अब किसानों का खेती से मोह भंग होता जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि खेतों की अधिक जुताई से इसकी उर्वरा शक्ति और गुणवत्ता में कमी आ रही है। पानी की खपत अधिक होने की वजह से जल स्तर भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है और इसीलिए अब किसानों को जीरो टिलेज के जरिए खेती करने का सुझाव दिया जा रहा है। तो वहीं एक खबर मुंगेर से है, जहां पर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर पर स्थित एक असरगंज प्रखंड की सती स्थान गांव है, जहां कहते हैं कि यहां लोगों ने 250 सालों से होली का त्योहार नहीं मनाया है। गांव की चौथी पीढ़ी होली के बारे में बात तक नहीं करती। यह होली के 1 महीने पहले से ही सभी तरह के होली के पकवान घर में बनना बंद हो जाते हैं। ना तो पुआ बनता है और पूरी न बनती है और ना ही फगुआ के गीत गाए जाते हैं। होली के दिन जिसने भी होली मनाई, रंग गुलाल खेला या पकवान बनाया, उस घर में विपदा आ जाती है। कहा यह जाता है कि इस गांव में लगभग 250 सालों से एक परंपरा चली आ रही है कि यहां पर होली खेलना किसी जुर्म से कम नहीं। दरअसल यहां के ग्रामीण बताते हैं कि लगभग 250 साल पहले इसी गांव की सती नाम की एक महिला के पति का होलिका दहन के दिन निधन हो गया था। पति के निधन के बाद सती अपने पति के साथ जलकर सती होने की जिद करने लगी, लेकिन ग्रामीणों ने उसे इस बात की इजाजत नहीं दी। सती अपनी जिद पर अड़ी रही और मजबूरन लोग उसे घर के एक कमरे में बंद करके उसके पति के शव को शमशान घाट ले जाने लगे। लेकिन शव को शमशान ले जाने के क्रम में ही एक घटना घटी, जहां लोग चचरी पर लाद कर ज्यों ही आगे बढ़ते गए तो शव चचरी से नीचे गिर जाता। तब तक थक हार कर लोगों ने सती को भी शमशान घाट तक ले जाने का फैसला किया और उसके बाद शव को शमशान में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आई। शमशान घाट पहुंचने पर चिता तैयार की गई। चिता पर बैठते ही सती की कनिष्ठ उंगली से अचानक एक चिंगारी निकलती है और उससे चिता में आग लग गई। उस चिता में सती भी खाक हो गई। तभी से ये परंपरा है कि यहाँ पर गांव में होली नहीं मनाई जाती। तो
तो वहीं होली को लेकर मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार विशेष अभियान जारी है। हर दिन जिले में शराब की खेप पकड़ी जा रही है और इसी कड़ी में मुनियारी थाना की पुलिस ने सोनबरसा गांव में छापेमारी कर 10 लाख से अधिक की शराब जब्त कर ली है। तो साथ ही आपको बता दें कि शराब की खेप को झाड़ियों में छुपाकर रखा गया था और थानेदार अजय पासवान ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि होली को लेकर शराब स्टॉक किया जा रहा है। इसी आधार पर दल बल के साथ वो रेड करने के लिए शराब माफियाओं के पास पहुंचे और इस दौरान शराब की खेप बरामद की गई। जांच में यह भी पता चला कि इसे स्थानीय धंधेबाजों ने मंगवाया था और सूत्रों की माने तो इसमें 25 से 20 कार्टन की सप्लाई आसपास के इलाकों में की जा चुकी है। बाकी बची शराब को भी जल्द ही सप्लाई करने की तैयारी थी, लेकिन तभी पुलिस ने धावा बोल दिया है। दरअसल थानेदार ने बताया कि धंधेबाजों के नाम पते का सत्यापन कर एफआईआर दर्ज करने की कवायद की जा रही है। पुलिस छानबीन में पता लगा रही है कि हरियाणा से उक्त शराब की खेप 2 दिन पहले ही स्थानीय धंधेबाजों ने मंगवाई थी और इसे आबादी से दूर सुनसान झाड़ियों में छुपाया गया था। इसमें से धीरे धीरे रात के अंधेरे में शराब सप्लाई होती थी और मनियारी के अलावा सकरा वैशाली जिले में भी कुछ शराब की कार्टन सप्लाई की गई हैं। इसी दौरान अब पुलिस ने मौके पर धावा बोलते हुए शराब की खेप को जब्त कर लिया है और जब्त शराब 40 कार्टन बताए गए। इसे दूसरी कार्टन में पैक किया गया था और ताकि किसी को संदेह ना हो सके। ये ऐसी जगह छुपाया गया था जहां लोगों का आना जाना काफी कम होता है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि बक्सर से सामने आ रही है। बक्सर के रामपुर में आयोजित काशीदास पूजा में अनोखी लड़ाई देखने को मिली है। यहां लड़ाई थी 65 साल के एक बुजुर्ग गुलाब पहलवान और उनके भेड़ के बीच। पहलवान बार बार भेड़ को ललकारता और वो दूर से दौड़कर आता, फिर पहलवान के हाथ पर सिर से प्रहार करता और ये खेल मौजूदा लोगों को खूब रोमांचित लग रहा था। पहलवान का एक हाथ लहूलुहान हो गया। इस दौरान उसके बाद भी दर्शकों की डिमांड पर दोनों की लड़ाई चलती रही और लोगों के लिए भी 65 साल के इस पहलवान का इस उम्र में भेड़ के सामने खड़ा होना और उसके वार को सहना आश्चर्य का केंद्र बन गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों खेल रहे हैं और इस दौरान बताया जा रहा है कि पहलवान को काफी चोट भी आई। बताया जाता है कि गुलाब पहलवान और उनका भेड़ यूपी के मऊ जिले से इस आयोजन में पहुंचे थे। गुलाब पहलवान ने खुद इस भेड़ को ट्रेंड भी किया था और सोमवार को रामपुर में धूमधाम से काशीदास बाबा की वार्षिक पूजा आयोजित की गई थी और इसी दौरान क्षेत्र में नामी गिरामी पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। इसी दौरान मऊ से गुलाब पहलवान और उनके घुटुर नाम के भेड़ के आने से चर्चा फैल गई। इन्हीं को देखने के लिए काफी भीड़ भी उमड़ गई थी और कई कलाकारों द्वारा अपने करतब दिखाने के बाद जैसे ही गुलाब पहलवान अखाड़े में पहुंचे, जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। जोर जोर से नगाड़े बजने लगे और फिर पहलवान अपने भेड़ के बीच जबरदस्त मुकाबला होता देखा गया। बताया जा रहा है कि भेड़ को ऐसे आयोजनों के लिए ट्रेंड किया गया है और इसमें गुलाब पहलवान को काफी इनाम भी दिया गया है। लोगों ने कहा कि पहलवान से पहलवान की लड़ाई तो देखी थी, लेकिन भेड़ से पहलवान की लड़ाई पहली बार देखने को मिली। अब बात यूपी की करें तो मिशन 2022 के सत्ता संग्राम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की सियासी मैदान में खूब चर्चा रही। विपक्ष ने सीएम योगी को कई नाम भी दिए, जिसमें से बुलडोजर बाबा एक नाम था। पर इस चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि बाबा के बुलडोजर के सामने विपक्षी दल टिक नहीं सका और शायद ही किसी ने अनुमान लगाया होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर एक इतना अहम किरदार बन जाएगा। गौरतलब है कि जैसे जैसे चुनावी रंग चढ़ता गया, बुलडोजर ने भी अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया और आखिरकार बीजेपी को एक बम्पर जीत हासिल हुई। देखिए इस रिपोर्ट में बुलडोजर कनेक्शन चुनाव का। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर देश की नजर हमेशा ही टिकी रहती है और इस बार का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना गया। यही कारण है कि सभी पार्टियां इस चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आई, पर आखिरकार न जातिवाद काम आया, न नेताओं का सर्दी गर्मी वाला बयान, न गठबंधन का इंद्रधनुष चला, न ही चला जातिवाद, चला तो बस योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। दिलचस्प बात यह है कि योगी को बुलडोजर बाबा का उपनाम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ही दिया था।
दरअसल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के प्रमुख के रूप में आदित्यनाथ को पहले से ही बाबा कहा जाता है। तो वहीं अखिलेश ने जैसे ही योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहकर पुकारा, अभी तक तो बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे, लेकिन पत्रकार साथियों आपने अखबार पढ़ा होगा, अंग्रेजी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। अभी जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, अभी गांव में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है, पत्रकार साथियों ये गलती मत करना, ये नाम मैंने नहीं रखा है। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह और इतना अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे इस बार उनका नाम भी बदल गया। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता ABCD सीख के आ रहे हैं आजकल, जो कभी हम लोग बचपन में सीखते थे कि A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये। इधर बीजेपी वाले बहुत सीख रहे हैं ABCD, इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में ही कर लिया। भाजपा ने अखिलेश यादव के इस तंज को आड़े हाथों लिया और इसे योगी आदित्यनाथ के सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के सुशासन से जोड़ दिया गया। एक नया शोध किया और मैंने वहाँ एक बुलडोजर मंगाया। हमारे नए लड़के जानते होंगे, मैंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया और मैंने उसको जिम्मेदारी दी, देखो कितने पेशेवर माफिया हैं, अपराधी हैं, इनको ढूंढ ढूंढ करके इनके घरों को ढूंढो। इन्होंने उत्तर प्रदेश की पूंजी जहां छुपाई है वहां पर बुलडोजर चला करके उसको निकालो और उत्तर प्रदेश का विकास करो। इतना ही नहीं बल्कि पार्टी ने इस जुमले को खूब निभाया और खूब भुनाया भी, और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा कहलाने लगे। चुनाव तो चुनाव, परिणाम के सामने आने पर भी भाजपा समर्थक और कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर ही अपना विजय रथ निकाल दिया। बहरहाल आपको बता दें कि इस चुनाव में बुलडोजर सख्त कानून व्यवस्था लागू करने और माफियाओं पर एक सरकारी जमीन को बुलडोजर की मदद से गुंडों और माफियाओं के हाथों से मुक्त कराया गया। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की जीत में सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे को सबसे बड़ा योगदान के रूप में माना गया और बुलडोजर इसका निशान बन गया। देखते ही देखते भाजपा की हर रैली में ये नारा गूंजने लगा, यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर जरूरी है। तो वहीं गुरुवार को जब चुनावी नतीजे आए और भाजपा की जीत की तस्वीर साफ होने लगी तो ट्विटर पर बुलडोजर इज बैक ट्रेंड करने लगा। पूरे चुनाव में बुलडोजर की चर्चा इतनी तेजी से हुई कि चुनावी सभाओं में बुलडोजरों की प्रदर्शनी लगने लगी। महाराजगंज जिले के निचलौल में योगी आदित्यनाथ की जनसभा में गेरुआ रंग में सजाकर बुलडोजर भी लाया गया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खूब खींचा। योगी आदित्यनाथ ने भी बुलडोजर को देखते ही मौके का फायदा उठाया और कहने लगे, बुलडोजर हाईवे भी बनाता है, बाढ़ रोकने का काम भी करता है, साथ ही माफियाओं से अवैध कब्जे को भी मुक्त कराता है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में दूसरी बार वापसी की है और भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत से भाजपाई गदगद है। प्रदेश में जबरदस्त जश्न का माहौल है और भाजपा समर्थक हर जगह बुलडोजर के साथ जश्न में डूबे नजर आए और भाजपा ने प्रदेश में कुल 273 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 125 सीटों पर विजय का तिलक लगाया है, जबकि बसपा ने 1 और कांग्रेस ने 2 और राजा भैया की जनसत्ता दल ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।